Hello everyone, this is Shivam Tiwari, and today we are going to discuss about the class 10th paper of social science, and we are going to discuss about the important topics. In this video, we are not going to completely discuss about the answers or the topics, but what is important for the tomorrow's exam will be discussed. So this video will be in bilingual language so that the English medium student as well as Hindi medium student can consider this. So सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमारे एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं या मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं। तो अगर हम सबसे पहले अपने हिस्ट्री के सेक्शन से बात करें तो हिस्ट्री के सेक्शन में जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो है नेशनलिज्म इन इंडिया। हाँ, ये हमारी हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। इससे पहले एक नेशनलिज्म इन यूरोप का भी चैप्टर है। वो इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि नेशनलिज्म इन यूरोप इम्पॉर्टेंट नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट नेशनलिज्म इन इंडिया इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि इससे क्वेश्चंस ज़्यादा आए हैं इन कंपेयर टू नेशनलिज्म इन यूरोप। तो आपको प्रिपेयर दोनों रखने हैं, बट नेशनलिज्म इन इंडिया के कुछ टॉपिक्स आपको ज़रूर ध्यान में रखने हैं, जैसे कि गांधी जी के द्वारा जो भी सत्याग्रह के मूवमेंट्स कराए गए हैं, जैसे कि चंपारण में हुआ, खेड़ा में हुआ, अहमदाबाद में हुआ। ठीक है, इसके अलावा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि 1920s में हुआ था, और उसके पीछे के क्या कॉजेज़ रहे हैं उनके आप 4-4 नंबर के जो भी आंसर्स हैं उसको आप कंसीडर करिए। कि जैसे खिलाफत मूवमेंट है तो उसके लिए एक छोटा सा आपको पैसेज तैयार करना है कि खिलाफत मूवमेंट बेसिकली क्या था। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि टर्की जो था वहाँ के खलीफा जो थे उनको एग्ज़ाइल पे भेज दिया गया था। उसकी वजह से इंडियन मुस्लिम्स या इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी जो थी काफ़ी नाराज़ चल रही थी। जलियांवाला बाग के बारे में हम लोगों को पता है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और इस मूवमेंट को हटाने के पीछे क्या कारण रहे हैं, तो चौरी चौरा इंसिडेंट जो कि गोरखपुर में हुआ था उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। उसके बाद अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में हम बात करें तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से क्वेश्चंस आते हैं। सॉल्ट मार्च कि गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था, इन चीज़ों को देख सकते हैं। गांधी इनविल पैक्ट के बारे में आप जान सकते हैं। तो ये सब वो टॉपिक्स हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेशनलिज्म इन यूरोप से हमारे कुछ टॉपिक्स आएंगे, जैसे कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली, या व्हाट वर द मेन फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेशनलिज्म इन यूरोप। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो। बिस्मार्क के लिए और नेपोलियन का जो भी रोल रहा है उसको, नेपोलियन सिविल कोड ऑफ 1804 जो उसने 6-7 चीज़ों में चेंजेस किए थे उन चीज़ों को, ये चीज़ें आपको समझ के रखनी है। बहुत ज़्यादा इनको डीपली आपको रोट लर्निंग की तरफ मत प्रेफर करिएगा। अगर समझ के रखेंगे तो एसएसटी का पेपर ऐसा आता है कि आपको बना के ही लिखना रहता है। अगर आपका अपने लैंग्वेज पे कमांड है तो आप अपने लैंग्वेज में अपने जो भी आपके वर्ड्स हैं उनको लिखते रहिए और आगे अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंट कल्चर से वैसे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चंस उस तरीके के नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी एक बार उन चीज़ों को कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि इस चैप्टर से आप फ्रेंच रेवोल्यूशन में प्रिंट का क्या इफेक्ट था, ये आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। बाकी गुटेनबर्ग प्रेस के बारे में, क्योंकि जो पहला प्रेस लगाया गया, प्रिंटिंग प्रेस लगाया गया, पहली जो किताब प्रिंट की गई, किसने पहली प्रिंटिंग मशीन या किस तरीके का प्रिंटिंग का प्रोसेस होता था, उस चीज़ों को हल्का सा देख सकते हैं, उससे क्वेश्चन बन सकता है। और बाकी ज्योग्राफी के सेक्शन की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्शन से एक बहुत ही पेटेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड का कि ज्योग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द क्रॉप। तो वो क्रॉप आपको राइस भी दे सकता है, वीट भी दे सकता है, शुगर केन भी दे सकता है और टी भी दे सकता है। तो इसमें बेसिकली हमें क्या तैयार करना रहता है, हमारा फॉर्मेट चारों ही आंसर के लिए सेम रहता है कि कौन सी लोकेशन चाहिए होगी, कैसी सॉइल चाहिए होती है, ह्यूमिडिटी कैसी चाहिए होती है, टेम्परेचर कैसा चाहिए होता है, और वाटर उसको ज़्यादा चाहिए कि कम चाहिए, सनलाइट उसको कैसी चाहिए। तो ये बेसिकली इन पॉइंट्स को आप हेडिंग बना के लिख सकते हैं। जैसे राइस को बारे में आता है आंसर तो आप राइस को पहले डिस्क्राइब कर सकते हो कि ये जो है स्टेपल फूड है साउथ इंडिया का और इंडिया की एक मेजर क्रॉप है। और उसके बाद उसको कितने नंबर पे, शायद फर्स्ट या सेकंड नंबर पे, इंडिया की सेकंड नंबर पे इसकी रैंकिंग है प्रोडक्शन में। तो इन चीज़ों को आप मेंशन करेंगे राइस के बारे में। एक राबी क्रॉप है कि खारिफ क्रॉप है, ठीक है, तो खारिफ क्रॉप होती है राइस। तो इन चीज़ों को आप उसमें बाकायदा मेंशन करेंगे। देन आप अपना आंसर राइट करना शुरू करेंगे कि कौन सी जोग्राफिकल कंडीशन चाहिए होती हैं। तो जोग्राफिकल कंडीशन में आप हेडिंग बना सकते हो टेम्परेचर की। बाकी ये जो मैंने आपको भी बताई उन चीज़ों का आप यूज़ करेंगे। उसके बाद राबी, खारिफ और ज़ैद क्रॉप के बीच में आपको बेसिक सा डिफरेंस पता होना चाहिए। एटलीस्ट 2-3 पॉइंट्स आप उसके बना के लिख सकें। राबी क्रॉप का आप सीज़न लिख सकते हो पहले ऑप्शन कि उसमें कौन से सीज़न में राबी क्रॉप होंगी, किस सीज़न में उसकी हार्वेस्टिंग होगी।
ठीक है, उसको पानी की डिमांड ज़्यादा होती है कि उसको सनलाइट की डिमांड ज़्यादा होती है, इन चीज़ों को आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन तीनों के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। देन अगर बात करें हम लोग सॉइल एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, तो इसमें सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है ज्योग्राफी का, उसमें क्या है कि रिसोर्सेज के बारे में ही बताया जाता है, डेवलपमेंट के बारे में बताया जाता है कि व्हाट इज़ डेवलपमेंट, व्हाट इज़ रिसोर्स। एक क्वेश्चन इसमें आता है, व्हाट मे बी अ डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी अ डेवलपमेंट फॉर अदर। इस आंसर को एक बार देख के जाइए कि जो है हमें कैसे जो है उस चीज़ को लिखना है। ठीक है, और बाकी जो है सॉइल टाइप्स में क्वेश्चन आता है कि एलुवियल सॉइल, खादर, भांगर, और ब्लैक सॉइल या फिर टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया। इन चीज़ों को आप तैयार कर सकते हैं ना, कि एलुवियल है, ब्लैक है, रेड एंड येलो सॉइल है, लेटराइट सॉइल है और एरिड सॉइल है। इन चीज़ों को आप कंसीडर करिए। और सॉइल इरोजन क्या होता है, उसको बचाने के क्या तरीके हैं, कैसे सॉइल इरोजन से बचा जा सकता है। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, ज़मीन कैसे ख़राब होती है, उसकी फर्टिलिटी ख़राब होगी, है ना। तो इन चीज़ों को आप एक बार देख सकते हो इसमें। फिर अगर उसके बाद के टॉपिक्स की हम बात करें तो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाला जो चैप्टर है, इससे मैप वर्क काफ़ी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से जो मैप वर्क आता है सीधे सीधे दे देता है कि इस जगह को आप मार्क करिए या फिर आयरन ओर फील्ड मार्क करिए, है ना। तो यहाँ पे आपको अगर आंसर्स की बात करें तो इसके दो आंसर डिफरेंस वाले आपको तैयार करने होंगे, जैसे कि कन्वेक्शनल क्या होते हैं, नॉन कन्वेक्शनल सोर्सेज क्या होते हैं एनर्जी के, और इसी का दूसरा नाम ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल भी है। और अगर इसको हम कहें तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में भी बांटा जा सकता है। तो इन चीज़ों के आपको डिफरेंस पता होने चाहिए। और इंडस्ट्रियल एंड की सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, और कौन सी ऐसी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन डिपेंड करती है, किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। इन चीज़ों को हमें देखना होता है। तो इसमें सारे के सारे लगभग टॉपिक्स हमारे यही रहते हैं कि किसी भी जगह की इंडस्ट्री को कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। वहाँ पे लेबर चीप होना चाहिए, आसानी से सामान मिल जाना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल होगी, है ना, हमारे पास मार्केट होनी चाहिए पास में। उसके साथ साथ और क्या कर सकते हैं वहाँ पे, तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, पावर सप्लाई हमेशा होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं बेसिक चीज़, अगर इसको आप हेडिंग बना के लिखोगे तो आंसर इसको आप लॉन्ग में भी लिख सकते हो एज वेल एज शॉर्ट में भी इसको लिखा जा सकता है। बाकी अगर स्पेसिफाई करा जाए कि कौन सी इंडस्ट्रीज़ के बारे में पूछा जा सकता है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है तो टेक्सटाइल इसलिए आने के पीछे के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया में काफ़ी पहले से चली आ रही है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है। और बाकी सेकेंडली अगर हम बात करें तो शुगर इंडस्ट्रीज़ को भी एक बार ओवरव्यू कर लीजिएगा इसका भी। बाकी प्रिंसिपल्स ऑफ पावर शेयरिंग सिविक्स की अगर हम बात करें तो इसमें पावर शेयरिंग क्या होती है। ठीक है, केस स्टडी में बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में देख लीजिए। एमसीक्यू में पूछा जाता है कि विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज़ इन श्रीलंका। ठीक है, तो ये एमसीक्यू वगैरह के पर्पज़ से आप इसको देख सकते हैं। वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। ठीक है, प्रूडेंशियल रीजंस क्या हैं, मोरल रीजंस क्या हैं, उसका डिफरेंस विद्या क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हो। फॉर्म्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, तो ये चैप्टर इस सिविक्स के पोर्शन से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है वो होता है व्हाट इज़ फेडरलिज्म। तो इस चीज़ों को आपको तैयार रखना है। और डिफरेंस इससे आता है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर क्या है, और कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस में क्या अंतर होता है। तो बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट या फिर फेडरलिज्म इज़ बेसिकली रिफर टू द डिवीज़न ऑफ पावर। ठीक है, तो उस चीज़ों को आप इसमें लिखोगे, फेडरलिज्म की डेफिनेशन आपको लिखनी होगी और उसके बाद उन चीज़ों को डिफाइन करना रहेगा। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पार्टीज़ में, पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो है आपको पंचायती राज के बारे में चीज़ें याद रखनी है कि पंचायती राज कब से शुरू हुआ था। एमसीक्यू में पूछा जाता है डायरेक्टली कौन से अमेंडमेंट में हुआ था, तो 1992 में हुआ था। पंचायती राज सिस्टम जो होता है इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन के लिए होता है। इसमें जो है वुमेंस का भी इसमें 1/3 रेशियो रखा गया है, प्रोपोर्शन रखा गया है इन्वॉल्वमेंट रखने के लिए। और पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा कौन से चैलेंजेस फेस किए जाते हैं। ठीक है, मनी एंड मसल पावर जो होती है, कैसे उससे पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने आप को जितवाते हैं, है ना। डायनेस्टिक सक्सेशन क्या होता है, और इसके साथ साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, इन सब चीज़ों के बारे में आपको देखना होगा। फंक्शंस क्या होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अगर इससे चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो आप इसमें डिफाइन करोगे कि पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है। तो बेसिकली इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल, लोगों का एक समूह जिनके आइडियोलॉजीज सेम होते हैं, उनको हम लोग, और उनका एक
एम होता है कि देश में सरकार बनाए और देश के लोगों के लिए नियमों को बनाए, वैसे ही इस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। तो इंडिया में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आप उनके नाम आपको पता होने चाहिए एज एन एग्जाम्पल। और एमसीक्यू पर्पस से आपको इसमें ये देखना होगा कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 है ना, बीजेपी हो गया, इन सब का आपको थोड़ा थोड़ा सा एमसीक्यू पर्पस से देखिए। इतना डीपली आता नहीं है बट फिर भी इन चीज़ों को देख के चलना है। ओके, देन इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इंडियन इकोनॉमी में जो हमारा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है हमारे ज्योग्राफी का, एमसीक्यू इसमें काफ़ी आते हैं, सॉरी एसएसटी का हमारे जो होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है। तो इसमें हमें क्या रखना है कि इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उसका आपको क्लासिफिकेशन आना चाहिए। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर हो गया एक, तो ये हो गया, ठीक है। वर्किंग कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसको हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड होगा या अनऑर्गेनाइज्ड होगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आप याद रखोगे, एक टीचर ले सकते हो, डॉक्टर ले सकते हो, और दूसरी तरफ एक लेबर का आप एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज का डिफरेंस आपको एक बार देखना है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर को एक बार आपको देख लेना है। अभी रिसेंट ट्रेंड्स में देखने को मिला है कि इसमें क्वार्टरनरी सेक्टर भी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो उसको भी आप एक शॉर्ट आंसर की तरीके से कंसिडर कर लीजिए, उसको नॉलेज सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, तो उसको देख लेना। बाकी पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर क्या है, इसको देखना रहेगा। पब्लिक सेक्टर वो होता है जो गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा पूरी तरीके से, प्राइवेट सेक्टर उसको कहा जाएगा जो कि पूरी के पूरे किसी इंडिविजुअल के द्वारा ओन किया जाता है, ठीक। बाकी एमजी नरेगा को आपको देखना होगा, और एमजी नरेगा को नरेगा के नाम से भी जाना जाता है। कब आया, 2005 में आया, ठीक है। और इसमें कितने दिन का लेबर आपको वर्क मिलेगा, राइट टू वर्क के बारे में इसमें बताया गया है, राइट टू वर्क को ये प्रमोट करता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको एमजी नरेगा को आपको देख लेंगे। फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें तो इसमें मनी एंड क्रेडिट, मनी क्या होती है, ठीक है, द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसको देखना। बाकी क्रेडिट क्या होता है, ठीक, लोन, बेसिकली लोन को हम लोग क्रेडिट कहते हैं, तो इसके बारे में आपको देखना रहेगा। फॉर्मल इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट का डिफरेंस एक बार देख ले सकते हैं। बाकी इसमें और अगर हम बात करें तो आरबीआई के लिए एक 4 मार्क्स में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आरबीआई का रोल क्या होता है। तो आरबीआई का फुल फॉर्म पता होगा, हेडक्वार्टर देख सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट देख सकते हैं कि कब हुआ, इसको फ्रेम करके आप आंसर बनाओगे। और आरबीआई के क्या फंक्शंस होते हैं, तो 4-5 फंक्शंस आपको याद रखने होंगे कि करेंसी को प्रिंट करेगा, देश में जो है रेट और रेपो रेट जो बैंकों का होता है उसको रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। और ये सब चीज़ों को आपको 4-5 पॉइंट इसके आपको तैयार रखने होंगे। बाकी इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ग्लोबलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्योग्राफी में भी एक चैप्टर जो ग्लोबलाइजेशन पे है हमारा, और हिस्ट्री में भी है, और इकोनॉमिक्स में भी है। तो ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन याद कर लीजिए, कहीं कभी आंसर आता है तो उसमें आपको लिखनी रहेगी कि बहुत सारे देशों की इकोनॉमी को इंटीग्रेट करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। बाकी एमएनसी क्या होती है, मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती हैं, ठीक है, और इनका क्या रोल होता है, इसका क्या एडवांटेजेस होते हैं, इसके क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो है इंडिया के फार्मर्स के ऊपर या कॉटन इंडस्ट्री के ऊपर क्या पड़ा, इस चीज़ों को आपको देखना है। बस इससे ज़्यादा पेपर मोस्ट प्रोबेबली बाहर नहीं जाना चाहिए। हालांकि इसमें सारी चीज़ें कवर हो गई हैं, देखा जाए तो पूरे सिलेबस का है, लेकिन फिर भी उसका एक कंपाइल्ड फॉर्मेट है कि इन चीज़ों को आपको देख के ही जाना है। अगर इन चीज़ों को आप कंसीडर करके जाओगे तो आपका आंसर राइटिंग या आंसर फॉर्मिंग जो होगा ना वो काफ़ी लिमिटेड नॉलेज के साथ और अच्छा होगा, है ना। हमको बहुत ज़्यादा चीज़ें दिमाग में रख के पेपर में नहीं जाना है, क्योंकि हमें वहाँ पे टाइम हमारे पास लिमिटेड ही है। सही चीज़ें लिखें, टू द पॉइंट चीज़ें लिखें, और उसको सही फॉर्मेट में लिखें, दैट्स इनफ फॉर एनी बोर्ड, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। बाकी मैप वर्क के क्वेश्चंस हैं इसमें, तो मैप वर्क के जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली ज्योग्राफी का सेक्शन इसमें काफ़ी टफ पड़ता है मैप वर्क के लिए, 5 नंबर का जो रहेगा। बाकी हिस्ट्री के तो क्वेश्चन कुछ पेटेंट क्वेश्चंस हैं कि आपको कांग्रेस के सेशंस कुछ आएंगे, ठीक है, जिसमें कि कौन कौन से सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं तो वो आपको देखने हैं। जैसे कि कलकत्ता का सेशन जो हुआ था 1920 में, एक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कारण क्या था, यहीं से एक मूवमेंट था जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, वो यहीं पे उसको शायद एक्टिवेट किया गया था या उस तरीके की चीज़ थी यहाँ पे। और उसके बाद अगर हम बात करें तो नागपुर का जो था, ठीक है। तो कलकत्ता और नागपुर ये दोनों सेशन 2020 में ही हुए, एक दिसंबर में हुआ है और एक सितंबर में हुआ है, कन्फ्यूज़ करने के लिए देगा। इन चीज़ों को बिल्कुल टू द पॉइंट याद करके इनकी लोकेशन मार्क कर लीजिए। और बाकी मद्रास वाला 1927 वाला सेशन एक ये देख सकते हैं, एक 1929 का भी सेशन है लाहौर वाला,
उसको आप देख सकते हो, जिसमें पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी। इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन आपको उस चीज़ को ध्यान रखते हुए जाना है। और बाकी इंपॉर्टेंट सेंटर्स की अगर हम बात करें तो चंपारण, कि गांधी जी के द्वारा जहाँ जहाँ पे भी सत्याग्रह हुए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जलियांवाला बाग मोस्ट इंपॉर्टेंट, दांडी, साल्ट लॉ जहाँ पे तोड़ा गया, चौरी चौरा इंसिडेंट जहाँ पे हुआ, जहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रिकॉल किया गया वापस, जो है उस चीज़ों को आपको देख के जाना ही जाना है। ठीक, बाकी हिस्ट्री का सेक्शन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, उसमें चीज़ें लिमिटेड हैं। ठीक है, गांधी जी के द्वारा जहाँ जहाँ पे भी मूवमेंट किए गए हैं आप उसको देख लो, बाकी चौरी चौरा आप देख लो। ठीक है, और कांग्रेस के सेशंस देख लीजिए, इसमें 3 लिखे हुए हैं, आपको एक और याद रखना है 1929 का लाहौर सेशन। बाकी जो है उसके अलावा अगर हम बात करें ज्योग्राफी का, तो इसमें आपको कुछ डैम्स के लोकेशन आपको देखने हैं, जैसे कि सलाल डैम हो गया, भाखड़ा नांगल, टेहरी डैम, ठीक है, उत्तराखंड में है हमारा, तो इनकी लोकेशन आप देखिएगा। बाकी राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुंड, ये इसके नाम हैं। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर से मेजर राइस प्रोड्यूसिंग एरिया, वीट प्रोड्यूसिंग एरिया, ठीक है, स्टेट्स के वाइज पूछेगा। पावर प्लांट की बात करें तो 2 तरीके के पावर प्लांट होते हैं, थर्मल और न्यूक्लियर। तो इसमें आपको कुछ के नाम याद होने चाहिए, जैसे त्रॉम्बे है, ठीक है, महाराष्ट्र में, और तारापुर हो गया, कालापक्कम हो गया जो कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, नरोरा हो गया, तो इनको देखेंगे। बाकी पोर्ट सिटीज़ की अगर हम बात करें तो कांडला, मुंबई, मरमगांव, कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया, इन सब पोर्ट सिटीज़ को आप देखिएगा। एयरपोर्ट की बात करें तो अमृतसर, दिल्ली, इनके नाम आपको याद होने चाहिए, जैसे कि अमृतसर के एयरपोर्ट को राजा संसी के नाम से जाना जाता है, या दिल्ली का जो है आईजीआई एयरपोर्ट या फिर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। मुंबई का जो है उसको छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, सीएसटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, छत्रपति सी, इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है CSIA, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, बाकी चेन्नई की बात करें और कोलकाता की बात करें तो इनके भी नाम लिखे हुए हैं। बाकी एड ऑन में आप लोगों को ये टॉपिक एक बार देख लीजिएगा, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इटली, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो हमें पता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और वर्क कंडीशन के हिसाब से अगर पूछा जाएगा तो ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज्ड, इनको आपको देख लीजिए। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स जो क्रेडिट के जो है हमारे हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, इसको आपको देखना है। और बाकी राबी एंड खारीफ क्रॉप के काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हमें पिछले सालों में देखने को मिले हैं। दैट्स इट, दैट्स इनफ, इतना आपको तैयारी करनी है। और तैयारी सबकी हो चुकी होगी, ये एक छोटी सी 10-15 मिनट की वीडियो बनाई है जिससे कि आप लोग इन चीज़ों को याद करना ना भूलें। ठीक है, बाकी आप ये करते रहें, और कल के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक।